लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोलिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। सबसे पहली बात आती है कि फ्लूइड क्या है। जैसे फ्लूइड वो है जिसके पास एबिलिटी है फ्लो करने का। फ्लूइड किसे कहेंगे? जिसके पास एबिलिटी है फ्लो करने का। जैसे मेरे पास सॉलिड अगर मटेरियल है उसके पास एबिलिटी है क्या फ्लो करने का? इस मार्कर के पास एबिलिटी है क्या फ्लो कर सकता है? नहीं। मगर अगर वाटर रहे या एयर रहे उसके पास एबिलिटी होती है फ्लो करने की, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लूइड। तो ऑल लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड। ऑल लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड बट ऑल सॉलिड आर नॉट अ फ्लूइड। क्लियर सबको? ठीक है। तो फ्लूइड क्या लिख सकते हैं? फ्लूइड इज अ सब्सटेंस A fluid is a substance fluid is a substance that is having ability to flow। जिसके पास एबिलिटी हो फ्लो करने का वही फ्लूइड है। जिसके पास एबिलिटी नहीं है, जिसके पास वो क्षमता नहीं है कि फ्लो हो सके, वो फ्लूइड नहीं है। फ्लूइड के अंतर्गत गैसेस भी आएंगे, लिक्विड भी। बहुत स्टूडेंट के बीच में डाउट यही होता है कि लिक्विड आर फ्लूइड बट गैसेस आर नॉट फ्लूइड। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है। जिसके पास एबिलिटी है वो फ्लूइड है, गैसेस भी फ्लूइड हैं और लिक्विड, वाटर, मरकरी सारे चीज फ्लूइड हैं। तो उसी का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट इज हैविंग एबिलिटी टू फ्लो। सब लोग नोट डाउन कर लेंगे। या बोल सकते हैं वो कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म भी होते हैं। फ्लूइड आर कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म और कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स। हाउ स्मॉल द शियर फोर्स डोंट मैटर। मतलब शियर फोर्स अगर लगाएं तो उसमें डिफॉर्मेशन आ जाए तो उसे फ्लूइड कहेंगे। अगर डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है तो वो फ्लूइड नहीं कहलाएगा। और ये हमेशा रेट ऑफ मतलब हर सेकंड चेंज होगा, इसीलिए हम लोग फ्लूइड में रेट ऑफ डिफॉर्मेशन पढ़ते हैं। और वहीं सॉलिड की बात करें वहां पे हम लोग डिफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है। फ्लूइड में रेट ऑफ डिफॉर्मेशन डायग्राम से हम शो करेंगे भी। अभी डेफिनेशन लिख दीजिए। और कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म्ड और कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स। हाउ स्मॉल द शियर फोर्स, मतलब थोड़ा से भी अगर शियर फोर्स लगा दें तो फ्लूइड क्या करेगी? डिफॉर्म हो जाएगी। और कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ पेज। कलर कैसे चेंज होगा? under the action of shear force। under the action of shear force, how small the shear force may be।
हाउ स्मॉल द shear मतलब कितनो स्मॉल रहे शियर फोर्स, उसके अंदर अगर डिफॉर्म हो रहा है तो उसे फ्लूइड के अंतर्गत लेंगे। जैसे डायग्राम के थ्रू हम लोग, हाँ कोई डाउट? हाँ समझो अब, क्लियर वॉइस नहीं आ रहा है। देखो समझो, नहीं समझ में आया तो, ये मेरा सरफेस है, ये क्या है? सरफेस है। सरफेस मीन्स अर्थ का कोई भी सरफेस मान लो, बाउंड्री जिसे फिक्स है, ये सरफेस है जो कि फिक्स है, ठीक है? ये सरफेस फिक्स है, फिक्स्ड सरफेस, फिक्स्ड सरफेस, या इसे कह दे सकते हैं बाउंड्री, बाउंड्री। क्लियर? यहां से मेरा फ्लूइड आ रहा है, ये लाइन रखे हैं, यहां से मेरा फ्लूइड एंटर कर रहा है, ठीक है? यहां से फ्लूइड एंटर करा, जब बाउंड्री के संपर्क में आएगा तो ये फ्लूइड क्या करेगा? जब बाउंड्री के संपर्क में ये फ्लूइड आएगा तो पहला लेयर बाउंड्री से क्या होगा? स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। कभी भी पानी डाल के सरफेस पे देखो तो पहला लेयर देखोगे सरफेस पे वाटर का क्या होता है? नहीं दिखता है, सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी रफ क्यों एब्जॉर्ब करता है? क्योंकि ये रफ है, रफ सरफेस क्या, हायर एब्जॉर्बिटी होती है, उसकी एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज्यादा है। जब ये फ्लूइड आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी को बोलते हैं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, इसे बोलते हैं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी क्यों? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी मीन्स इस पे कोई सा भी इफेक्ट नहीं है विस्कोसिटी का, विस्कस इफेक्ट नहीं है। विस्कस इफेक्ट कब आएगा? जब वो सरफेस के कांटेक्ट में आएगा। अभी ये बाहर है, सरफेस के बाहर है, तो इसके पास कोई भी इफेक्ट बाउंड्री का नहीं आ रहा, इसलिए इसका नाम दिया है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। इसे डिनोट करते हैं वी इनफाइनाइट से। ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी का डिनोशन है। जब इसका लेयर सरफेस पे आएगा तो पहला लेयर क्या होगा? इस पे स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। पहला लेयर क्या होगा? इस पे स्टिक हो जाएगा, मतलब चिपक जाएगा। इसके बाद दूसरा अगर दूसरा लेयर आ रहा है तो इसकी ये सरफेस क्या इस पे फोर्स लगाएगा? सरफेस इस पे कैसा फोर्स लगाएगा? शियर फोर्स। ये लेयर क्या चाहेगी? आगे जाने की कोशिश कर रही है। जो इसके ऊपर वाला लेयर वो आगे जाने की कोशिश कर रही है। ये सरफेस इस लेयर पे कैसा फोर्स लगाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी? इस डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट। और ये लेयर इस बाउंड्री पे कैसा फोर्स लगाएगी? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। इस लेयर पे ये लेयर इस बाउंड्री पे किस डायरेक्शन फोर्स लगाएगी? इस डायरेक्शन में। ये किस वजह से हो रहा है? शियर फोर्स, शियर फोर्स लगाया जा रहा है। इसी नेचर को कहते हैं विस्कस इफेक्ट। विस्कस इफेक्ट क्या है? इससे जाने आगे नहीं दे रहा है। तो इसकी वेलोसिटी अगर हम मानते हैं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 की स्पीड से भेजा गया इस वेलोसिटी को, तो इस सरफेस पहला लेयर तो जीरो हो जाएगा वेलोसिटी, क्योंकि एब्जॉर्ब कर लेगा, उसकी गति कुछ नहीं रहेगी, उसकी वेलोसिटी जीरो रहेगी। उसके ऊपर वाले लेयर को ये बाउंड्री क्या कर रहा है? पीछे डायरेक्शन में भेजना चाह रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कम होगी। हम मानते इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है? इसके बाद वाला जो लेयर आएगा
इसके बाद वाला लेयर भी क्या करेगा, आगे जाने की कोशिश कर रहा है, मगर ये फ्लूइड का लेयर इस पे क्या कैसा फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ये लेयर इस वाले लेयर पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जिसे शियर फोर्स कहेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये लेयर इस वाले लेयर पे अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाएंगे, इसीलिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 1 मीटर पर सेकंड से तो एबव रहेगी, मगर अपने फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी पे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इसके पास विस्कस इफेक्ट है। किसी भी बाउंड्री पे जाइए, उसके पास विस्कस इफेक्ट होता है, उसके कारण वो अपना फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी पे नहीं पहुंच पाता है। फिर उसके बाद वाला लेयर आया, इसकी वेलोसिटी मान रहे 3 मीटर पर सेकेंड, इसके बाद 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद लास्ट लेयर आया जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। हम लोग भेजे थे 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और है भी क्या 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब बाउंड्री का इफेक्ट नहीं आ रहा। ये बाउंड्री इस वाले लेयर को इफेक्टेड नहीं कर रही है, मतलब इस पे कोई भी शियर फोर्स नहीं लग रहे हैं, इस वाले लेयर पे कोई भी शियर फोर्स नहीं लग रहे हैं। अगर हम लोग वेलोसिटी डायग्राम बनाना चाहें इसका, देखते हैं कैसे डिफॉर्म हो रहा। पहला लेयर क्या हुआ, पहला लेयर इतना डिफॉर्म हुआ, फिर उसके बाद वाला लेयर, उसके बाद वाला लेयर इतना, ये थीटा है, ये डी थीटा, इसके बाद वाला लेयर भी डिफॉर्म हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, डी थीटा। तो देख रहे हैं कि हर सेकंड पे ये लेयर डिफॉर्म हो रहे हैं, मतलब अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स। तो ये हम लोग बोल सकते हैं, जो डेफिनेशन लिखवाए हैं, शियर फोर्स के फ्लूइड क्या होगी, डिफॉर्म होगी कॉन्टिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्सेस। ये साबित हो गया। अगर हम लोग इसका वेलोसिटी डायग्राम बनाएं, तो यहां पे सबसे बॉटम पे वेलोसिटी क्या है, 0 है। उसके जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है, वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके आगे बढ़ते जा रहे हैं तो वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका अगर वेलोसिटी डायग्राम बनाएं तो ये कुछ इस तरह बनेगा, ये कुछ इस तरह। क्लियर है सबको? वेलोसिटी डायग्राम ऐसे, हाँ, यहां पे 0 वेलोसिटी, इसके बाद कुछ इंक्रीज किया, फिर कुछ इंक्रीज किया, फिर कुछ इंक्रीज किया, फिर कुछ इंक्रीज किया, फिर कहां पे आ गया, अपने फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी पे। इसके बाद बाउंड्री का इफेक्ट नहीं रहेगा इस पे, तो वेलोसिटी डायग्राम इसके बाद कैसा बनेगा, नॉर्मल कांस्टेंट बनेगा। जब फ्री स्ट्रीम पे आ जाएगा उसके बाद वेलोसिटी डायग्राम देखिए, इस वाले पोजीशन के बाद क्या है, कांस्टेंट बना है। तो यहां से आपका बाउंड्री लेयर इफेक्ट भी कवर कर गए, अपने एक छोटे से टॉपिक से बाउंड्री लेयर इफेक्ट भी क्लियर कर गए। इंक्रीज हो रहा है, फिर यहां से कांस्टेंट हो गया, जहां से अपना फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है तो वहां से कांस्टेंट हो गया, ठीक है, क्लियर। डी थीटा बाई डी टी क्या है, जो हम लिखे थे डी थीटा बाई डी टी, ये क्या है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। इसीलिए फ्लूइड में हम लोग रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, और सॉलिड में डिफॉर्मेशन, क्योंकि यहां पे हर सेकेंड ही चेंज हो रहा है आपका वेलोसिटी डायग्राम। फ्लूइड की वेलोसिटी हमेशा हर कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म हो रहा है फ्लूइड, ठीक है। तो हम अगर डिफरेंस जानना चाहें सॉलिड और फ्लूइड के में, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड, डिफरेंस
डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड, तो हम लोग सॉलिड के बारे में क्या बोल सकते हैं? डिफॉर्मेशन इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अनुसार डिफॉर्मेशन मेरा कांस्टेंट रहेगा, मगर वही लिक्विड की बात करें तो डिफॉर्मेशन हमेशा चेंज हो रहा है। इन केस ऑफ सॉलिड, इन केस ऑफ सॉलिड deformation is constant, the deformation is नोट करते रहना सब लोग। द इन केस ऑफ सॉलिड द डिफॉर्मेशन इज कांस्टेंट with respect to time, वेयर एज मतलब अगर हम लिक्विड की बात करें, whereas in case of liquid, in case of liquid के केस में क्या करेंगे? लिक्विड के केस में क्या होगा? रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। सॉलिड के केस में डिफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, लिक्विड केस में रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सॉलिड के केस में क्या इंपॉर्टेंट है और लिक्विड के केस में इंपॉर्टेंट क्या है। तो इन केस ऑफ लिक्विड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, मतलब डी थीटा बाई डी टी, हर समय के साथ उसका डिफॉर्मेशन चेंज हो रहा है। टी समय में देख रहे हैं डिफॉर्मेशन कुछ था, t1 सेकेंड में कुछ डिफॉर्मेशन हो रहा है। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, इज इसका स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिए। पेन है क्या? पेन टूट जाएगा। अब समझो, ये देखो सॉलिड मटेरियल है, ये रिफिल है सॉलिड मटेरियल। अगर इस पे हम लोग लोड लगा रहे हैं, ये देखो लोड लगाएं, सबको विजिबल है? यस करके बोलो, विजिबल है। तो अगर इस पे लोड लगा रहे हैं तो अगर लोड छोड़ने के बाद ये देखो अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश किया, अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। जब लोड लगाएं तो ये डिफॉर्म हो गया, मगर छोड़ दिए तो अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। मगर वाटर को डाल के कहीं पे देखो, वाटर पे कोई फोर्स लगाओ, वो कभी भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा। तो ये बात लिखा जा सकता है ना, इन केस ऑफ सॉलिड ऑन रिमूवल ऑफ लोड प्रोडक्ट विल ट्राई टू रिगेन देयर ओरिजिनल शेप। मतलब सॉलिड क्या करेगा? जब लोड हटाने के बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। मगर लिक्विड के केस में ये नहीं है, लिक्विड पे अगर लोड हटाएंगे तब भी वो डिफॉर्म रहेगा, वो ओरिजिनल शेप पे नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। अगर हम बात कर लें कि इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी का, तो यहाँ से वो भी अपना क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। इलास्टिसिटी क्या है? अगर इस पे हम लोड लगा रहे हैं, लोड जब हटाएं तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए, तो इसे बोलते हैं इलास्टिक बिहेवियर मटेरियल का।
इलास्टिक बिहेवियर मतलब अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाए विदाउट एनी डिफॉर्मेशन। अगर ये प्लास्टिक बॉडी होगा, अगर अपने प्लास्टिक स्टेज में जाएगा तो ये बॉडी कभी भी अपने ओरिजिनल शेप पे नहीं आएगा, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन इसमें हो जाएगा। डिफॉर्मेशन मतलब अपना ओरिजिनल शेप छोड़ देगा, उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन जैसा चीज हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हैं? इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी। जैसे डक्टाइल मटेरियल में इलास्टिसिटी भी रहेगा, प्लास्टिसिटी भी रहेगा, मगर वहीं अगर ब्रिटल मटेरियल की बात करें, जैसे कास्ट आयरन हो गया, ग्लास ले लो शीशे का, ग्लास ले लो शीशे का, उसमें क्या है, एक बार लोड लगाएंगे तो डायरेक्टली वो डिफॉर्म होगा, अपने इलास्टिक पोजीशन के बाद वो डायरेक्ट डिफॉर्म फ्रैक्चर हो जाएगा। मगर वहीं डक्टाइल मटेरियल जैसे रिफिल की बात किए थे, तो वो अपने इलास्टिक के बाद अपने प्लास्टिक स्टेज पे भी आ रहा है। मगर वहीं हम बात करेंगे ब्रिटल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल की, इलास्टिक के बाद प्लास्टिक आएगा, ब्रिटल मटेरियल इलास्टिक के बाद डायरेक्ट फ्रैक्चर हो जाएगा। तो अगला लाइन क्या लिख सकते हैं? इन केस ऑफ सॉलिड, in case of solid, in case of solid, सॉलिड मतलब सॉलिड बॉडी, जैसे डस्टर हो गया, रिफिल हो गया, सारे चीज जो सॉलिड हैं, जो एबिलिटी जिसके पास फ्लो नहीं होने की है, उन पे अगर लोड हटाएंगे, इन केस ऑफ सॉलिड, ऑन रिमूवल ऑफ लोड, जब लोड को रिमूव करेंगे, ऑन रिमूवल ऑफ लोड, ऑन रिमूवल ऑफ लोड, सॉलिड क्या करेगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। सॉलिड विल ट्राई टू, सॉलिड विल ट्राई, सॉलिड विल ट्राई टू regain its original position, ओरिजिनल पोजीशन। सॉलिड क्या करेगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। वही हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड ऐसा कभी नहीं करेगा। वेयर एज इन केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड बोले या फ्लूइड बोले, वेयर एज इन फ्लूइड, वेयर एज इन फ्लूइड, वेयर एज इन फ्लूइड, will never try to regain its original position। फ्लूइड कभी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश नहीं, वेयर एज इन केस ऑफ फ्लूइड नेवर ट्राई टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ट्राई टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन। क्लियर सबको? क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो बताओ, तो नोट डाउन कर लो इसे। या स्क्रीनशॉट ले लो। इसी तरह बात करें अगर सॉलिड में ऑल टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन आर पॉसिबल। जैसे सॉलिड के केस में हमें सारे टाइप के डिफॉर्मेशन मिल सकते हैं, जैसे टॉर्जन, सॉलिड के केस में हमें सारे टाइप के डिफॉर्मेशन मिल सकते हैं। टॉर्जन मिल सकता है, मतलब टॉर्क भी लगाया जा सकता है, बेंडिंग भी हो सकता है,
टॉर्क भी हो सकता है, बेंडिंग भी हो सकता है, कुछ भी। मगर अगर फ्लूइड की बात करें, फ्लूइड में कैसे टाइप के बेंडिंग, कैसे टाइप का डिफॉर्मेशन होगा? ओनली कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन। फ्लूइड में क्या होगा? बस कंप्रेसिव, बस उसे कंप्रेस किया जा सकता है और कुछ नहीं। क्लियर सबको? आगे बढ़ा जाए, क्लियर है? ठीक, तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें आता है कोहेजन और अडेजन। कोहेजन और अडेजन, कोहेजन क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम नेचर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मॉलिक्यूल सेम नेचर के हैं, उसमें अट्रैक्शन हो रहा है, तो उसे बोलते हैं कोहेजन। अगर मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल के बीच में है, जैसे उससे बोलेंगे एडेजन। जैसे हम लोग गिलास में पानी डालते हैं, अगर गिलास में पानी डालें, ठीक है, तो उसमें वाटर के पार्टिकल गिलास से चिपके रहते हैं कि दूर दूर रहते हैं? वाटर के पार्टिकल गिलास से क्या रहेंगे? डिस्टेंस बनाए रहेंगे, मतलब कोई भी अट्रैक्शन दोनों के बीच में नहीं रहेगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं रहेगा। इसीलिए वहां पे क्या होता है? एडेजन ज्यादा होता है। अगर वही बात करें हम लोग, प्लास्टिक ले लें, प्लास्टिक के ऊपर पानी डालें, तो वहां क्या करेंगे? पानी क्या करता है? चिपक जाता है, उसके ऊपर एक लेयर बनाएगा। तो उस वहां पे हम क्या बोल सकते हैं? कोहेजन डोमिनेटिंग है, मतलब कोहेजन ज्यादा है। तो कोहेजन का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? तो कोहेजन का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? इट इज intermolecular forces of attraction between molecules of same nature। मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम नेचर। कोहेजन में एग्जांपल क्या होगा? वाटर इज कांटेक्ट विथ प्लास्टिक। एग्जांपल इसका क्या होगा कोहेजन का? जब वाटर कांटेक्ट में रहे प्लास्टिक के, वाटर इज कांटेक्ट विथ प्लास्टिक। जब वाटर पानी जब कांटेक्ट में रहता है प्लास्टिक के, तो एक लेयर पानी का दूसरे लेयर के ऊपर रहता है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कोहेजन मेरा ज्यादा है। मगर ग्लास में अगर पानी है तो क्या होगा? वहां पे डिस्टेंस बनाए रहेंगे, तो वहां पे हम बोल सकते हैं एडेजन मेरा ज्यादा है। तो एडेजन का डेफिनेशन लिख लिया जाए।
एडेजन का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज intermolecular forces of attraction forces of attraction it is intermolecular forces of attraction between molecules of different nature. Attraction between molecules of different nature. Different nature. ठीक है. इट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट नेचर. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वाटर इज कॉन्टेक्ट विथ ग्लास. क्लियर? ये दोनों एग्जाम्पल से एक बात और हमें क्लियर होता है, कोहेजन एडेजन कोई फिनोमिना नहीं है, ये सरफेस के कांटेक्ट पे डिपेंड करता है. जैसे वाटर अगर कांटेक्ट कर रहा है ग्लास से तो वहां पे एडेजन ज्यादा है, मगर वाटर ही सेम पार्टिकल प्लास्टिक से अगर कांटेक्ट कर रहा है तो वहां पे मेरा क्या जा रहा है? कोहेजन. तो ये पता चला कोहेजन एंड एडेजन आर सरफेस फिनोमिना. मतलब कैसे किस टाइप का सरफेस हमें मिल रहा हो उस पर डिपेंड करेगा कौन सा एडेजन ज्यादा होगा कि कोहेजन ज्यादा होगा. ठीक है, क्लियर? अब आते हैं अगला टॉपिक के पे, फ्लूइड के प्रॉपर्टीज के बारे में. अगला टॉपिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज. फ्लूइड की प्रॉपर्टीज मतलब उसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या चीज हैं, फ्लूइड के पास क्या क्या चीज होती हैं. पहला जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होती है उसे बोलते हैं डेंसिटी या मास डेंसिटी. डेंसिटी और क्या कह सकते हैं इसे? मास डेंसिटी. पहला जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है वो डेंसिटी है या उसे बोला जा सकता है मास डेंसिटी. ये मास डेंसिटी या डेंसिटी क्या शो करता है? कौन सा फ्लूइड ज्यादा हैवियर है, कौन सा फ्लूइड कम हैवियर है. जैसे वाटर को लें और मरकरी को लें, वाटर का मास डेंसिटी कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब. वहीं अगर बात करें मरकरी का तो 13600 kg पर मीटर क्यूब. ये क्या शो कर रहा है? कौन सा फ्लूइड मेरा ज्यादा डेंसर है, कौन सा फ्लूइड ज्यादा भारी है, कौन सा फ्लूइड हल्का है. तो डेंसिटी या मास डेंसिटी का अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें या इसका डेफिनेशन बोले तो ये क्या शो करता है? हैवीनेस ऑफ फ्लूइड. कौन सा फ्लूइड हैवी है, कौन सा फ्लूइड हल्का है. हैवीनेस ऑफ फ्लूइड.
हैवीनेस ऑफ फ्लूइड। अगर इसका फॉर्मूला लिखे तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। यूनिट क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब। यूनिट क्या होगा इसका, केजी पर मीटर क्यूब। गुड आफ्टरनून, क्लियर है सबको? तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज में पहला क्या देखें, डेंसिटी या मास डेंसिटी। तो डेंसिटी या मास डेंसिटी क्या शो करता है, कौन सा फ्लूइड हैवियर है, कौन सा फ्लूइड हल्का है। तो हैवीनेस ऑफ फ्लूइड कौन शो कर रहा है, मास डेंसिटी या डेंसिटी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का, मास बाय वॉल्यूम, केजी पर मीटर क्यूब। अगर हम दूसरे प्रॉपर्टीज पे आए, दूसरा प्रॉपर्टीज इसमें अगर पहला प्रॉपर्टीज की वैल्यू लिखना चाहें, अगर डेंसिटी वाटर का लिखना चाहें, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर डेंसिटी ऑफ मरकरी की बात करें, या Hg, मरकरी को क्या कहते हैं, Hg, डेंसिटी ऑफ मरकरी की बात करें तो कितना होता है 13.6 इंटू 10⁻³ 13.6 इंटू 10⁻³ 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अगर हम एयर की डेंसिटी की बात करें, एयर की डेंसिटी की बात करें तो कितना होगा 1.2 kg पर मीटर क्यूब। इससे ये पता चल रहा है कि एयर कितना हल्का है मेरे वाटर से। 1.2 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी एयर का है, वहीं वाटर की डेंसिटी कितनी है 1000। मतलब एयर के रिस्पेक्ट में वाटर 1000 टाइम भारी है। तो यही शो कर रहा है मेरा क्या है, डेंसिटी, मास डेंसिटी या डेंसिटी। अगर डेंसिटी पेट्रोल की बात करें, अगर पेट्रोल की डेंसिटी की बात करें तो कितना होता है, पेट्रोल की डेंसिटी की बात करें तो होता है 750 kg पर मीटर क्यूब। सभी लोग पेट्रोल टंकी तो गए ही हैं, तो वहां पे जाके देखिए डेंसिटी पेट्रोल का कितना है, 750 का पर केजी पर मीटर क्यूब होता है पेट्रोल की डेंसिटी। वहीं अगर हम बात करें किसकी डेंसिटी के बारे में, डीजल के, अगर डीजल की डेंसिटी के बारे में बात करें तो डीजल की डेंसिटी होती है 850 kg पर मीटर क्यूब। मतलब पेट्रोल से भारी है मेरा डीजल, डीजल की डेंसिटी इसलिए ज़्यादा है, 850 पर मीटर क्यूब। अब आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज के बारे में। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। ये क्या है, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी क्या है,
वेट पर यूनिट वॉल्यूम को स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी कहते हैं। स्पेसिफिक वेट को W से डिनोट कर रहे हैं, तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट क्या होगा, वेट का यूनिट न्यूटन, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। न्यूटन मीन्स फोर्स है, m इंटू जी, m इंटू जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो ये मास और वॉल्यूम को क्या लिखा जा सकता है, ये मास और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, रो डेंसिटी है, मास डेंसिटी रो इंटू जी। तो हम लोग स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, रो इंटू जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक वेट। ठीक है, क्लियर सबको, कोई डाउट? अगर क्वेश्चन में पूछा गया स्पेसिफिक वेट वाटर क्या होगा, मरकरी का क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? डेंसिटी हमें वाटर का पता है, डेंसिटी वाटर कितना है। अगर हमें स्पेसिफिक वेट निकालना है और डेंसिटी वाटर क्या फॉर्मूला है, रो इंटू जी। ये फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक वेट का। अगर स्पेसिफिक वेट हमें वाटर का निकालना है H2O का, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, H2O। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 और जी की वैल्यू कितनी होती है 9.81, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 9810। ठीक है, 9810। अगर हम बात करें स्पेसिफिक वेट मरकरी का निकालने के लिए, मतलब Hg, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, रो जी, थाउजेंड इंटू जी 9.81। इसकी कितनी होती 13.6 इंटू 10⁻³ ना, 1000 लिख दिए इंटू 13.6। ये कितना वैल्यू आ जाएगा मेरा, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। क्लियर, दो प्रॉपर्टीज होगी। अब थर्ड प्रॉपर्टीज पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तीसरी प्रॉपर्टीज है स्पेसिफिक ग्रेविटी। जिसे S से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अगर एयर है तो अगर मेरा फ्लूइड है, फ्लूइड में क्या है, अगर क्वेश्चन में गिवन है, अगर फ्लूइड में गिवन है कि लिक्विड है, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड हम लोग क्या लेंगे, वाटर को लेंगे। अगर फ्लूइड में गिवन है कि लिक्विड है, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर को लेंगे। अगर फ्लूइड क्या है, अगर फ्लूइड में गैसेज है, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड एयर को लेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। और स्टैंडर्ड फ्लूइड का अगर मेरे पास लिक्विड है फ्लूइड में, तो उसका स्टैंडर्ड फ्लूइड में लेंगे वाटर को। अगर मेरा फ्लूइड क्या है, गैसेज है, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड एयर को लेंगे। ठीक है, अगले प्रॉपर्टीज पे आते हैं। कंप्रेसिबिलिटी। अगला प्रॉपर्टीज चौथा या पांचवा, कंप्रेसिबिलिटी।
कंप्रेसिबिलिटी क्या बताता है, कौन सा फ्लूइड ज़्यादा कंप्रेसिबल है। अगर कंप्रेस करने पे ज़्यादा फ्लूइड कंप्रेसिबल है वो ज़्यादा मोर कंप्रेसिबल। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस का एक रिलेशन होता है। कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, अब बल्क मॉडुलस इसका इनवर्स है। बल्क मॉडुलस इसका इनवर्स है। बीटा क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, और के क्या है, बल्क मॉडुलस। क्लियर। अगर के की बात करें, बल्क मॉडुलस की बात करें, तो के होता है माइनस वी डीपी बाई डीवी, या रो डीपी बाई डी रो।